गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके एनुअल एग्जाम्स में भी ये काफी हेल्प करेगा। आज का जो ये टॉपिक है इसे कहते हैं हम साइकिल ऑफ एरोजन, अपर्दन चक्र। साइकिल ऑफ एरोजन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत जो है वो विलियम मॉरिस डेविस, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुए अमेरिका के, उन्होंने स्टार्ट किया था। साइकिल ऑफ इरोजन को हम समझें उससे पहले हम ये समझते हैं कि साइक्लिक नेचर की बात किसने की। 1785 में एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था जेम्स हटन। जेम्स हटन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी भी कहलाते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है जियोमॉर्फोलॉजी जियोलॉजी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है। इन्होंने सबसे पहली बात की थी साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री। इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी का इतिहास है उसका नेचर क्या है, साइक्लिक है, यानी चीजें कैसी होती हैं, चक्रीय अवस्था में होती हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे जो भी प्रोसेसेस हैं हमारी पृथ्वी में और हमारी यूनिवर्स में, लगभग वो सारे प्रोसेस कैसे हैं, साइक्लिक नेचर के हैं, चक्रीय हैं। चीजें शुरुआत होती हैं और धीरे धीरे एक प्रक्रिया द्वारा वो आगे बढ़ती हैं, फिर वो खत्म होती हैं, फिर वो शुरुआत होती हैं, जिस तरीके से बिग बैंग है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले, जेम्स हटन ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी का नेचर क्या है, साइक्लिक नेचर है पृथ्वी का। जेम्स हटन बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने ही ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते थे हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब उन्होंने साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री की बात की तो उन्होंने एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म को समझा रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म हम कहते हैं एकरूपतावाद का सिद्धांत। वास्तविकता में शुरुआत में जब जब विज्ञान का विकास हो रहा तो हम मानते थे कि हमारी पृथ्वी का जो जो उत्पत्ति है वो एकदम रैंडम है, यानी अचानक से है बिल्कुल। जिसे हम कैटास्ट्रोफिज्म कहते थे, यानी पृथ्वी कैसे हुई है, एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट में पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और जाहिर सी बात है ये बिब्लिकल रेफरेंस है। बिब्लिकल रेफरेंस मतलब ऐसे रेफरेंस जो रिलीजियस बुक्स में लिखे हुए हैं। तो वो मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, एकदम से हुई है और एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन जेम्स हटन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कैटास्ट्रोफिक नहीं है, बल्कि पृथ्वी की उत्पत्ति यूनिफॉर्मिटरिज्म है। एक लंबे समय और एक बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रियाओं ने पृथ्वी का निर्माण किया। और इसी को एक्सप्लेन करते टाइम उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का नेचर है वो कैसा है, साइक्लिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ नेचर है। जेम्स हटन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था नो वेस्टेज ऑफ बिगनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। ना तो हमें ये पता है कि हमने शुरुआत कैसे की है और ना ही हमें ये पता है कि हमारा अंत कैसे होगा। विलियम मॉरिस डेविस जो थे वो, उनको ये बात समझ में आई कि जो अर्थ का नेचर है वो साइक्लिक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो भी लैंड फॉर्म्स हैं उनकी भी उत्पत्ति कैसे होती है, साइक्लिक होती है, यानी उनका भी नेचर क्या है, साइक्लिक है। विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में अपनी जो जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है उसको दुनिया के सामने रखा। और ये जो जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि अर्थ की जो उत्पत्ति हुई है उसकी एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दुनिया के सामने रखना। लैंडफॉर्म की जो उत्पत्ति हुई है उसका एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, उसका एक डिस्क्रिप्शन दुनिया के सामने रखना कि हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और धीरे धीरे अपरदन द्वारा उनका अंत कैसे होता है। डेविस ने जब ये जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल की बात की तो उन्होंने डिफाइन करते हुए कि ये जियोमॉर्फिक साइकिल होती क्या है। तो उन्होंने क्या कहा, जियोमॉर्फिक साइकिल is a period of time during which an uplifted landmass undergoes its transformation by the process of land sculpture ending into a low featureless plain or पैनी प्लेन। यानी भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्थित स्थलखंड मतलब अपलिफ्टेड लैंड मास, जिनमें उत्थित स्थलखंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा आकृति विहीन मैदान या पैनी प्लेन में परिवर्तित हो जाता है। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल है वो क्या है, वो समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, जिसमें लैंड मास क्या होता है, अपलिफ्ट होता है, उत्थित होता है। और फिर वो जो लैंड मास अपलिफ्ट हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका डिफरेंट प्रोसेस से, जिसमें इरोजन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में क्या होता है, एक आकृति विहीन मैदान, एक फीचरलेस प्लेन बचता है, जिस फीचरलेस प्लेन का नाम उन्होंने क्या रखा, पैनी प्लेन रखा। डेविस ने जब अपना लैंडफॉर्म का जो ये साइकिल ऑफ इरोजन दिया तो उन्होंने कहा कि जो लैंडफॉर्म का जो डेवलपमेंट है या जो ओरिजिन है लैंडफॉर्म का, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे उन्होंने कहा स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम।
इसे डेविस का ट्रायो या डेविस की त्रिज्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम ही क्या है, डेविस का ट्रायो है। और स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंडफॉर्म के ओरिजिन में और उसके डेवलपमेंट में। तो उन्होंने अपनी जो किताब थी उसमें उन्होंने लिखा दैट लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम। यहाँ पे स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, यहाँ पे स्ट्रक्चर से मतलब है रॉक टाइप क्या है, यानी रॉक की लिथोलॉजी क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें फोल्डिंग फोल्डिंग या उसमें जॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके के हैं। दूसरा था उनका प्रोसेस। प्रोसेस उनका मतलब था प्रोसेस ऑफ ड्यूनेडेशन। ड्यूनेडेशन मतलब बोथ वेदरिंग और इरोजन, जिसके पहले इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि वेदरिंग और इरोजन क्या होती है। तो प्रोसेस का मतलब क्या है, वेदरिंग और इरोजन से है, जो किस पे प्रभावित, जो प्रभाव किसको प्रभावित कर रहा है, जो लैंडफॉर्म को एक बृहद स्तर पर प्रभावित करता है। तीसरी जो चीज थी उनकी, उसे हम क्या कहते थे, टाइम। टाइम क्या है, टाइम बेसिकली फोर्थ डायमेंशन है, ठीक है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा टाइम क्या है, डायमेंशन है। उन्होंने जब डिफाइन किया कि भौगोलिक चक्र क्या है, तो उन्होंने क्या किया, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है, ठीक है। तो जो समय की वह अवधि है वो समय ही क्या है, इनका थर्ड एस्पेक्ट है किसका, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का। और जो अपने आप में क्या है, फोर्थ डायमेंशन है। यानी जो टाइम है वो क्या है, टेम्पोरल फैक्टर है, जिसको उन्होंने जो कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में लगता है। यानी ये वो समय है जो लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में जरूरी है। कोई भी सिद्धांत जब दिया जाता है तो जो सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा कुछ एजम्पशंस को लेके चलता है, कुछ मान्यताओं को लेके चलता है। जैसे जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, आपने जब इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़ी होगी, जब अपने ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ी थी, तो हर एक मॉडल के पहले उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो आमतौर पे जो भी सिद्धांत दिए जाते हैं उससे पहले जो सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक है या जो व्यक्ति है, जो जो इंटेलेक्चुअल है, वो उसके कुछ एजम्पशंस को देता है, कुछ मान्यताओं को देता है। वो जो मान्यताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप थ्योरी को कंसीडर करते हैं। तो वो बता देता है कि अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो हमारी थ्योरी है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी, काम करेगी। एक एक करके देखते हैं ये एग्जम्पशंस कौन से हैं। सबसे पहला जो इन्होंने एजम्पशन दिया, उन्होंने कहा कि लैंडफॉर्म्स आर एन इवॉल्व्ड प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। यानी हमारी जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्या है, आंतरिक बल और व्राह बल का जो इंटरेक्शन होता है उसी का क्या है, इवॉल्व्ड प्रोडक्ट है। यानी जो भी आपको लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, स्थलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, वो किसकी वजह से है, वो आंतरिक बल और व्राह बल के बीच में जो अंतर क्रिया है उसी का वो इवॉल्व्ड प्रोडक्ट है, उसी का वो एंड प्रोडक्ट है। तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक ही लैंड फोर्सेस जो हैं वो लैंडफॉर्म को क्या करती हैं, बनाती हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली मैनर। यानी जो हमारे लैंडफॉर्म का जो एवोल्यूशन है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है, ऑर्डरली होता है। पहले चाइल्ड एज आएगी, फिर मैच्योर एज आएगी, फिर आपकी ओल्ड एज आएगी। तो जो भी लैंडफॉर्म का एवोल्यूशन है वो क्या है, ऑर्डरली मैनर में होगा। तीसरी बात वे उन्होंने कहा कि stream erode their valley rapidly downwards until the graded condition is not achieved। यानी नदियां, सरिताएं अपनी वैली को तब तक अपर्दित करती हैं जब तक ग्रेडेड कंडीशन नहीं आ जाती है। ग्रेडेड कंडीशन क्या है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रेडेड कंडीशन को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं बेस लेवल। एक फेमस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुए पॉवेल, उन्होंने बेस लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो पॉवेल साहब ने जब बेस लेवल को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी नदी वर्टिकल अपर्दन जब करती है, यानी नदियां करती हैं अपनी घाटी को गहरा काटती हैं, तो किसी भी नदी का गहरा जो कटान हो रहा है उसकी एक अंतिम सीमा होती है। उसी अंतिम सीमा को उन्होंने क्या कहा, बेस लेवल कहा। यानी कोई भी नदी जो कटान करेगी गहराई में, जो वर्टिकल इरोजन करेगी, वो वर्टिकल इरोजन मैक्सिमम कहां तक करेगी, वो वर्टिकल इरोजन मैक्सिमम बेस लेवल तक करेगी। अब ये बेस लेवल क्या है, बेस लेवल को क्या है, इससे पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि नदियां कटान क्यों करती हैं, यानी जो वर्टिकल इरोजन कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। नदियां वर्टिकल इरोजन इसलिए करती हैं क्योंकि वो तेजी से बह रही होती हैं ढाल के सहारे। तो जब तक नदियां ढाल के सहारे बह रही होती हैं वो क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। जैसे जैसे नदी की ढाल कम होती है वैसे वैसे अपर्दन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कोई नदी जब अपनी घाटी को काटेगी तो वो नदी घाटी को तब तक काटेगी जब तक नदी में बहाव है। जब नदी में बहाव खत्म हो जाएगा तो वो अपनी घाटी को काटना बंद कर देगी। और नदी की जब हम बहाव की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। तो नदियां जब वो कटाव करेंगी, वर्टिकल कटाव करेंगी, तो कटाव करते करते उस काल्पनिक रेखा तक कटाव कर सकती हैं जो काल्पनिक रेखा समुद्र तल की रेखा से मिलती है।
यानी जैसे ही नदी की जो घाटी है वो समुद्र तल के पास पहुंच जाएगी आसपास, तो उसके बाद वो जो अपर्दन है वो अपर्दन नहीं कर पाएगी क्योंकि स्लोप नहीं बच जाएगा। तो अगर कोई पर्वत में नदियां हैं और वो घाटी को गहरा काट रही हैं, तो घाटी को गहरा काटते काटते केवल वहीं तक जाएंगी जो रेखा को अगर आप सीधे आगे की तरफ खींचे तो समुद्र तल के बराबर वो हो जाए, समुद्र तल से वो मिल जाए। समुद्र तल से नीचे जो है वो नदियां कभी भी अपर्दन नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि स्लोप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेस लेवल। यानी बेस लेवल क्या है, नदियों की वर्टिकल अपर्दन की अंतिम सीमा जो है उसी को हम क्या कहते हैं, बेस लेवल कहते हैं। और जो नदियां बेस लेवल तक अपर्दन कर देती हैं उन नदियों को हम कहते हैं ग्रेडेड कंडीशन या ग्रेडेड रिवर। यानी ग्रेडेड रिवर क्या है, ये वो नदियां हैं जो आधार तल तक अपर्दन क्या कर चुकी है, कम कर चुकी है। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्ट्रीम इरोड देयर वैली रैपिडली डाउनवर्ड्स अंटिल द ग्रेडेड कंडीशन इज नॉट अचीव्ड। यानी नदियां तब तक अपर्दन करेंगी, अपनी घाटियों को गहरा करेंगी जब तक ग्रेडेड कंडीशन में वो ना पहुंच जाएं या जब तक वो बेस लेवल पे ना पहुंच जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा अगला एजम्पशन दैट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन अ लैंड मास। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लैंड मास है, जो हमारा स्थलखंड है, वो कम समय में उसमें तेजी से अपलिफ्टमेंट होता है। यानी जो हमारे लैंड मास है वो तेजी से अपलिफ्ट करता है और ये जो अपलिफ्टमेंट है उसका रेट ज्यादा है और उसका समय क्या है, कम है। यानी कम समय में तेजी से लैंड मास का अपलिफ्टमेंट होता है। उनकी पांचवी एजम्पशन ये थी कि इरोजन डज नॉट स्टार्ट्स अंटिल अपलिफ्टमेंट इज नॉट कंप्लीट। यानी अपर्दन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक जो अपलिफ्टमेंट है, उत्थान है, वो क्या हो जाए, खत्म होना हो जाए। यानी लैंड मास जो है वो उठना शुरू होगा, उत्थान उसमें शुरू होगा, और जब उत्थान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद किसकी शुरुआत होगी, अपर्दन की शुरुआत होगी। यानी पहले उत्थान होगा और उसके बाद क्या होगा, अपर्दन होगा। तो ये सारी क्या है, उनकी मान्यताएं हैं, एजम्पशंस है। ये बेसिकली अब हम बात करते हैं उनकी थ्योरी की, और ये ग्राफ जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी ग्राफ को आपको समझना है और इसी ग्राफ में जो ये अपर कर्व है और जो लोअर कर्व है आपको इसके समझना है, और ये किस तरीके से डिफरेंट जो स्टेज है, चाहे यूथफुल स्टेज हो, मैच्योरिटी हो या ओल्ड स्टेज हो, किस तरीके से ये अपर कर्व और लोअर कर्व जो है वो तीनों स्टेज में आगे से पीछे की तरफ जो ये जो कर्व है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी कर्व को आपको समझना है। तो आप याद रखिएगा, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने कि अपलिफ्टमेंट होगा और फिर जब अपलिफ्टमेंट खत्म हो जाएगा तो इरोजन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये ऊपरी कर्व की, तो ये जो ऊपरी कर्व है इसे हम कहते हैं अपर कर्व। इसे हम क्या कहेंगे, यूसी या अपर कर्व कहेंगे। ये जो निचला कर्व है इसे हम क्या कहेंगे, लोअर कर्व या एलसी कहेंगे। ये जो ऊपरी कर्व है ये किसको दिखा रहा है, ये पर्वतों की चोटियों को दिखा रहा है। ठीक है, यानी ये किसको दिखा रहा है, पर्वतों की चोटियों को दिखा रहा है। और जो ये एलसी है, निचला कर्व है, ये किसको दिखा रहा है, ये घाटियों के सबसे जो गहरा पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, उसको दिखा रहा है। यानी जो अपर कर्व है वो पर्वत के शिखर को दिखा रहा है और जो लोअर कर्व है वो घाटियों के जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको प्रदर्शित कर रहा है। जब हम अपर कर्व की बात करते हैं तो हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव हाइट। तो एब्सोल्यूट हाइट जो होती है उसे हम हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष ऊंचाई। तो जो एब्सोल्यूट हाइट है, यानी ये जो अपर कर्व है यही क्या है, एब्सोल्यूट हाइट। तो उस एरिया में जो जो चोटी है जो सबसे ऊंची है या जो ऊंची चोटी का पीक है वही हमारे क्या है, अपर कर्व है, और वही क्या है, एब्सोल्यूट हाइट है। दूसरा एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव हाइट, सापेक्ष हाइट। रिलेटिव हाइट का मतलब ये होता है कि जो पीक है और जो लोअर लोअर कर्व है, यानी जो अपर कर्व है और जो लोअर कर्व है उसके बीच का जो डिफरेंस है यही क्या है, रिलेटिव हाइट। इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव हाइट। यानी एब्सोल्यूट हाइट मतलब माउंटेन की पीक, और रिलेटिव हाइट मतलब पीक और जो वैली का जो बॉटम है उसमें जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव हाइट। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव हाइट। अब उन्होंने कहा, जैसा कि उन्होंने सबसे पहले अपने अजम्पशन में कहा था कि जो लैंड मास है वो क्या है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में अपलिफ्टमेंट होता है। तो लैंड मास में क्या हो रहा है, शॉर्ट पीरियड में अपलिफ्टमेंट हो रहा है। साथ ही में जो डेविस है वो ये भी कह रहे हैं कि जो लैंड मास है वो होमोजेनियस स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है, अपलिफ्ट करना शुरू होता है, उठना शुरू होता है। ये यानी लैंड मास का एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर समुद्र से क्या होगा, बाहर निकलेगा और धीरे धीरे जो महाद्वीप है उनका निर्माण होना शुरू होगा और उनकी हाइट क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी। ये जब ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेगा तो बहुत कम समय में तेजी से अपलिफ्टमेंट होगा, और जो हमारा जो ये लैंड मास है ये तब तक अपलिफ्ट करेगा जब तक वो लेवल ए तक नहीं पहुंच जाता। तो आइए इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं। इस डायग्राम में आपका ये जो एक्सिस है, जो आपका
एक्स एक्सिस है उसमें टाइम है, जो आपका वाई एक्सिस है वो क्या है, एल्टीट्यूड है आपका। और ये जो आपकी रेखा है ये किसको दिखाती है, ये बेस लेवल को, आधार तल को दिखाती है अपर्दन के। तो हमारी जो लैंडमास है देखिए, उसने इस पॉइंट से उठना शुरू किया और उसने तेजी से लैंडफॉर्म ने उठना शुरू किया, और वो लैंडफॉर्म कहां तक उठेगा, पॉइंट ए तक। यानी जो हमारा लैंडस्केप है, लैंडमास है, वो पॉइंट ए तक क्या होगा, लंबे समय में तेजी से उसमें क्या होगा, उत्थान होगा। तो देखिए कम समय में बहुत तेजी से इसमें उत्थान हुआ, और ये उत्थान कब तक होगा, जब तक ये इस पॉइंट ए तक ना पहुंच जाए। और जैसे ही ये जो लैंडमास है ये पॉइंट ए तक पहुंचेगा, उत्थान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही उत्थान खत्म होगा, किसकी शुरुआत होगी, इरोजन की शुरुआत होगी। और ठीक इस इरोजन, जैसे ही इस इरोजन की शुरुआत होगी, डेविस के अनुसार जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। साइकिल ऑफ इरोजन आगे की तरफ बढ़ेगी और आने वाले समय में 3 स्टेजेस से होके गुजरेगी, जो कि पहली स्टेज है आपकी यूथफुल स्टेज, दूसरी आपकी मैच्योर स्टेज, और तीसरी आपकी कौन सी है, ओल्ड स्टेज। तो इन तीनों स्टेज से फिर हमारा जो लैंड मास है वो गुजरेगा। एक एक करके हम इन स्टेजेस को समझते हैं कि डेविस ने क्या क्या इन स्टेजेस की विशेषता बताई। तो सबसे पहली हमारी जो स्टेज आई वो कौन सी आई, यूथफुल स्टेज। तो पॉइंट ए से जो है हमारी जो यूथफुल स्टेज है उसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। यूथफुल स्टेज की शुरुआत का सबसे पहला जो सिंबल है वो क्या है, इरोजन प्रारंभ हो जाएगा। जो अपर्दन है उसकी क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। तो यूथफुल स्टेज किसके साथ शुरुआत होती है, यूथफुल स्टेज की शुरुआत होती है अपर्दन के साथ। तो जैसे ही अपर्दन स्टार्ट होगा, हमारा जो यूथफुल स्टेज है वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इसको आप समझिएगा कि अभी अभी एक लैंडफॉर्म निकला है, और उस लैंडफॉर्म में फिर बारिश हुई और सरिताएं बनी, नदियां बनी। और नदियां लैंडफॉर्म में, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, देखिए हाइट क्या है उस माउंटेन की, बहुत ज्यादा है, तो नदियां क्या हुई, नदियां बनी और नदियां आगे की तरफ बढ़ने लगी। तो नदियां जब आगे की तरफ बढ़ने लगी, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्ट्रीम लेंथनिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, यानी सरिताएं अपने आप को लंबा करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लेंथनिंग। और क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो नदियों की स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा है। फ्लो नदियों में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, कि स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा है। जब नदियों में स्लोप ज्यादा होता है तो वो वर्टिकल इरोजन करती हैं, और जब नदियों में स्लोप कम होता है तो वो क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल इरोजन करती हैं। क्योंकि ऊंचाई बहुत अधिक है, स्लोप ज्यादा है, तो नदियां क्या करेंगी, अपनी वैली को गहरा करेंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, वैली डीपनिंग कहेंगे। तो स्टेज फर्स्ट याद रखिएगा, जो पर्वतों के जो टॉप हैं या जो वाटर डिवाइड्स है, उनका अपर्दन नहीं होगा। और नदियां क्या करेंगी, अपनी अपनी जो घाटियां हैं उन्हें तेजी से गहरा करेंगी, और साथ में अपनी सरिता जो है, अपनी जो नदियों की जो लंबाई है वो लगातार क्या करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। और जब नदियां आगे की तरफ अपनी आकार को बढ़ाती हैं, अपनी सरिताओं को बढ़ाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। क्योंकि नदियां आगे की तरफ से क्या करती हैं, धीरे धीरे अपर्दन करती हैं, और जो अपनी वैलीज हैं उनका निर्माण करती हैं, अपने जो बेड्स हैं उनका निर्माण करती हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, नदियां स्ट्रीम लेंथनिंग करती हैं, और क्या करती हैं, साथ में वैली डीपनिंग करती हैं। इस स्टेज में जो आपकी एब्सोल्यूट हाइट है और जो आपकी रिलेटिव हाइट है, ठीक है, तो आपकी जो एब्सोल्यूट हाइट है वो समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट क्या है, जो आपके माउंटेन्स के पीक हैं, यही क्या है, आपकी एब्सोल्यूट हाइट है। तो स्टेज 1 में जो देखिए आपका एब्सोल्यूट हाइट है, इस ग्राफ में अगर देखें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी यूथफुल स्टेज में जो आपकी जो एब्सोल्यूट हाइट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो समान रहती है। लेकिन जो आपकी रिलेटिव हाइट है वो लगातार कंटिन्यूअसली क्या करती है, बढ़ती है। और देखिए बढ़ती क्यों है, समझिएगा कि जो आपके माउंटेन के पीक हैं उनका तो अपर्दन हो नहीं रहा है, लेकिन नदियां तेजी से अपनी घाटियों को क्या कर रही हैं, गहरी कर रही हैं। तो जब नदियां तेजी से अपनी घाटियों को गहरा करेंगे, तो देखिए जो आपका यूसी कर्व है वो तो स्थिर है, लेकिन जो एलसी कर्व है देखिए उसमें स्लोप ज्यादा है, वो तेजी से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब एलसी कर्व नीचे की तरफ जा रहा है और यूसी स्थिर है, तो एलसी और यूसी के बीच में देखिए यहाँ पे गैप बढ़ता चला जा रहा है। देखिए इस जगह गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी एब्सोल्यूट हाइट तो बिल्कुल सेम है, यानी जो टॉप्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन क्योंकि जो आपका लोअर कर्व है वो तेजी से गिर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, बढ़ रहा है। तो रिलेटिव हाइट क्या है, आपकी एलसी और यूसी के बीच का जो गैप है वही क्या है, रिलेटिव हाइट है। तो जो रिलेटिव हाइट्स है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यूथफुल स्टेज में जो आपकी एब्सोल्यूट हाइट है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो आपकी रिलेटिव हाइट है वो तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। और इसी अवस्था में आपका यूथफुल स्टेज में ही अल्टीमम मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन हो जाती है, यानी इन दोनों के जो बीच में गैप है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यानी आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यूसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज अ मार्क फॉल्ट इन एलसी। यानी जो आपका अपर कर्व है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो लोअर कर्व है उसमें तेजी से क्या आती है, गिरावट आती है।
इस अवस्था में जो नदियां हैं वो वी शेप वैलीज, वी आकार की जो घाटी हैं वो बनाती हैं। वी आकार की जो घाटी हैं आपके, वो गॉर्ज हो सकते हैं, वो कैनियन हो सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिवर के लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। साथ ही में वाटरफॉल्स बनाएंगी, वो रैपिड्स बताएंगी। रैपिड्स मतलब जहाँ पे नदियों की स्लोप पर्वतीय इलाकों में बहुत ज्यादा होती है, उसे हम रैपिड्स कहते हैं। जो रिवर राफ्टिंग होती है या व्हाइट वाटर राफ्टिंग होती है, वो रैपिड्स में की जाती है। जैसा ऋषिकेश के पास है हमारा, गंगा का ऋषिकेश में जो गंगा वाला इलाका है, वहां पे रैपिड्स पाए जाते हैं। इस अवस्था में यूथफुल स्टेज में जो सबसे मेन रिवर होगी, सबसे मुख्य रिवर होगी, वो क्या हो जाएगी, ग्रेडेड कंडीशन को अचीव कर लेगी, यानी बेस लेवल तक क्या कर देगी, अपर्दन कर देगी। तो देखिए बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, वो नदियां बड़ी नदियों में और बड़ी नदियां उससे बड़ी नदियों में मिलती हैं। जो सबसे बड़ी नदियां है, जैसे अगर आज आज का तारीख में हम हिमालय की बात करें, तो हमारी जो गंगा हो गई, हमारी यमुना हो गई, या सिंधु रिवर हो गई, या आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, ये क्या है, मुख्य नदियां हैं। तो जो मुख्य नदियां हैं वो क्या करेंगी, ग्रेडेड कंडीशन तक पहुंच जाएंगी, बेस लेवल तक अपर्दन कर देंगी। लेकिन बाकी नदियां जो हैं वो अभी जो हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो ग्रेडेड कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे। यानी यूथफुल स्टेज में जो मेन रिवर होती है, सिंगल मेन रिवर जो है, वो ग्रेडेड कंडीशन तक अपर्दन कर देगी। इस तरीके से हमारा यूथफुल स्टेज खत्म होगा और हमारा मैच्योर स्टेज जो है उसकी शुरुआत होगी। आपका जो मैच्योर स्टेज है, इसमें क्या शुरुआत होती है, इसमें लैटरल इरोजन की शुरुआत होती है। अब तक अपर्दन देखिए कौन सा हो रहा था, वर्टिकल अपर्दन हो रहा था, ठीक है, आपका जो है ये ऊर्ध्वाधर अपर्दन हो रहा था। लेकिन स्टेज 2 में मैच्योर अवस्था में जैसे ही आप आएंगे, आपका कौन सा अपर्दन शुरू होगा, लेटरल अपर्दन जो है आपका वो शुरू हो जाएगा। क्षैतिज अपर्दन जो है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नदियों की जो अब स्लोप है, चैनल ग्रेडियंट जो है, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही बहाव, चैनल ग्रेडियंट मतलब पानी का बहाव, तो अगर पानी का बहाव तेज है तो चैनल ग्रेडियंट हम कहते हैं ज्यादा है, बहाव कम है तो हम कहते हैं चैनल ग्रेडियंट कम है। क्योंकि स्टेज 2 में अब जो स्लोप थी वो उतनी नहीं रह गई, तो जो बहाव है वो क्या हो गया, कम हो गया। नदी में बहाव जैसे जैसे कम होता है, वो जो वर्टिकल इरोजन है उसको कम कर देती है, और हॉरिजॉन्टल इरोजन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यही जो हॉरिजॉन्टल इरोजन है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल इरोजन कहते हैं। यानी स्टेज 2 की शुरुआत तब होती है जब लैटरल इरोजन जो है उसकी क्या होती है, क्षैतिज अपर्दन का प्रारंभ होता है। और साथ ही में जो हमारा चैनल ग्रेडियंट है वो कम हो जाता है, फ्लो वेलोसिटी यानी नदी पानी में जो फ्लो है वो भी कम हो जाता है। और जैसे ही फ्लो कम होता है, नदियों की जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नदियां जब तेजी से बहती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट को लेके ट्रेवल करती हैं। नदियों का जो फ्लो कम हो जाता है तो सेडिमेंट जो है उनकी मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे ही मैच्योर स्टेज आती है, हमारी जो चैनल ग्रेडियंट है वो भी कम हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, और ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस अवस्था में जो आपकी जो मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी बहुत सारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज, मुख्य नदी तो पहली ही अवस्था में ग्रेडेड कंडीशन और बेस लेवल तक पहुंच गई थी। लेकिन मैच्योर स्टेज में जो उस मुख्य नदी की बाकी जो नदियां हैं सहायक, वो भी क्या होती हैं, ग्रेडेड कंडीशन या बेस लेवल तक पहुंच जाती है। साथ ही में हमारा क्या होता है, वर्टिकल जो इरोजन होता है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, और वैली डीपनिंग जो है वो भी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। याद रखिएगा, इस अवस्था में लेटरल इरोजन शुरू हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्टिकल इरोजन और वैली डीपनिंग बिल्कुल बंद हो गई। वर्टिकल इरोजन और वैली डीपनिंग अभी भी हो रहा है, लेकिन वो उस दर से नहीं हो रहा है जिस दर से किसमें कितना हो रहा था, किसमें हो रहा था, वो यूथफुल स्टेज में हो रहा था। तो यूथफुल स्टेज का जो दर है वैली डीपनिंग का और वर्टिकल इरोजन का, वो ज्यादा है। लेकिन मैच्योर स्टेज में आते ही वो जो दर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी वैली वर्टिकल इरोजन और वैली डीपनिंग क्या है, रिमार्केबली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर इसी स्टेज में आपकी जो बोथ एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव हाइट है, दोनों गिरती है, ठीक है। यानी जो ये आपका अपर कर्व है, देखिए ये अपर कर्व भी गिरने लगा, क्योंकि भाई लेटरल इरोजन शुरू हो गया, तो आपके जो माउंटेन के पीक्स हैं वो भी क्या होने लगेंगे, तेजी से अपरदित होने लगेंगे। तो जो अपर कर्व है वो भी क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। और साथ में लोअर कर्व भी क्या होगा, उसके गिरने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो आपका वर्टिकल इरोजन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। जो फ्लो है वो पानी का, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी आपका अपर कर्व भी जो है वो गिरेगा, और जो लोअर कर्व है उसमें भी क्या होगा, रिडक्शन आएगा, उसके रेट में भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी मैच्योर स्टेज में आपका यूसी और एलसी दोनों क्या होता है, दोनों में गिरावट होती है। इस स्टेज में मैंने जैसा आपको बताया, एब्सोल्यूट हाइट क्या रहेगी, एब्सोल्यूट हाइट भी गिरेगी, और रिलेटिव हाइट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। रिलेटिव हाइट मतलब ये दोनों के बीच का जो गैप है, देखिए वो लगातार क्या का होगा, इस स्टेज में कम होगा। क्योंकि नीचे जो लोअर कर्व है उसके गिरने की दर कम हो गई, और साथ में जो अपर कर्व है, यानी जो आपके
माउंटेन के पीक्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, उनकी ऊंचाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अपर कर्व और लोअर कर्व के बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रिलेटिव हाइट भी आपकी क्या होगी, कम होने लगेगी। तो इस स्टेज में एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट दोनों ही क्या होती है, कम होती है। और इसके बाद शुरुआत होती है हमारी 30 स्टेज की, वृद्धावस्था की, जिसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्टेज कहते हैं। तो जो आपकी ये वृद्धावस्था है, इस अवस्था में क्या होता है, इसमें माना जाता है, तो इस अवस्था में जो वर्टिकल इरोजन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी अब नदियां अपनी घाटियों को गहरा नहीं करेंगी, क्योंकि लगभग सभी नदियां अपने बेस लेवल तक क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी हैं, और सभी नदियां क्या हो गई, ग्रेडेड हो चुकी हैं। लेकिन जो लेटरल इरोजन है, जो आपका क्षैतिज इरोजन है, वो भी क्या करेगा, अब वो काम करेगा, और साथ में क्या कह रहा है, वैली का वाइडनिंग करेगा, यानी जो घाटियां उनको क्या करेगा, चौड़ा करेगा। जाहिर सी बात है, जब जो आपका लेटरल इरोजन होता है तो घाटियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। तो इस तीसरी अवस्था में जो आपका वर्टिकल इरोजन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लेटरल इरोजन है वो लगातार चलता रहेगा, और जो घाटियां हैं वो लगातार चौड़ी होती चली जाएंगी। आपके इस अवस्था में जो आपके वाटर डिवाइड्स हैं, यानी नदियों के बीच के जो इलाके हैं, वो तेजी से क्या होंगे, अपर्दित होंगे, क्योंकि नदियों की घाटियां जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे वाटर डिवाइड्स क्या होंगे, तेजी से डिमिनिश होंगे, तेजी से खत्म होंगे। साथ ही में आपकी जो एब्सोल्यूट हाइट है एंड रिलेटिव हाइट है, इस अवस्था में भी क्या होगी, दोनों गिरेगी। आपकी एब्सोल्यूट हाइट भी गिर रही है, और क्योंकि जैसे जैसे एब्सोल्यूट हाइट गिर रही है, आपकी जो रिलेटिव हाइट है, देखिए वो क्या हो रही है, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है, तो रिलेटिव हाइट भी क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। तो इस अवस्था में एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट दोनों ही क्या होती है, गिरती है। और उसमें होता क्या है कि आपका जो अपर कर्व है वो क्या होता है, तेजी से गिरता है, एंड जो लोअर कर्व है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। यानी देखिए, लोअर कर्व में कोई खास गिरावट नहीं है, ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, लेकिन अपर कर्व क्या है, तेजी से गिरता है। यानी आपकी जो वृद्धावस्था है उसमें जो आपका अपर कर्व है वो तेजी से गिरता है, लोअर कर्व क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। आपका जो एब्सोल्यूट हाइट है उसमें तेजी से कमी आती है, और इनके बीच का जो गैप है, यानी जो रिलेटिव हाइट है, वो भी क्या होती है, तेजी से कम होती है। इस अवस्था में क्या होता है, क्योंकि जो पर्वत हैं ऑलमोस्ट वो समाप्त हो चुके हैं, नदियां बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, और सिर्फ लेटरल इरोजन ही कर रही हैं, तो एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है, वृहद बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। और क्योंकि नदियों की स्लोप बहुत कम हो चुकी होती है, तो नदियां कैसे चलती है, मियांडर करती हैं। मियांडर, रिवर मियांडर, हम अगले जब लेक्चर हम लेंगे रिवर्स का, तो मैं आपको बताऊंगा रिवर मियांडर क्या होता है उसकी तस्वीरों के साथ। लेकिन मियांडर की तरह चलिए, नदियां जब मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो वो कैसे चलती हैं, वो सर्प सांप की तरह चलती हैं, ठीक है। तो नदियां जो होंगी इस अवस्था में कैसे चलेंगी, वो मियांडर्स की तरह होती हैं, ठीक है, सर्पाकार बिल्कुल उनका आकार होता है। और ये जो होता है, जो पूरा लैंड होता है, ये क्या होता है, लो फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लो फीचरलेस प्लेन, यानी आकृति विहीन मैदान। अब चारों तरफ क्या है, प्लेन मैदान है, और सिर्फ क्या है, नदियां ही नदियां हैं। तो बहुत ज्यादा जो फीचर्स हैं वो इसमें फीचर्स नहीं है। तो ऐसे फीचरलेस प्लेन को हम क्या कहते हैं, पैनी प्लेन कहते हैं। तो ऐसे ही फीचरलेस प्लेन को डेविस ने क्या कहा, पैनी प्लेन के यहाँ कहा। तो जो ये स्टेज है, इस स्टेज में किसका निर्माण होता है, लो फीचरलेस प्लेन का निर्माण होता है, आकृति विहीन मैदानों का निर्माण होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा, पैनी प्लेन कहा। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो आकृति विहीन मैदान है, इन आकृति विहीन मैदान में छोटी छोटी रेसिडुअल हिल्स होती है, अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं। ये छोटी छोटी जो अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, इन अवशिष्ट पहाड़ियों का नाम उन्होंने क्या रखा, मोनाड नॉक्स रखा। क्या रखा, मोनाड नॉक्स। तो डेविस क्या कहते हैं कि अंतिम स्थिति में पूरा जो लैंडफॉर्म है वो फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट हो गया है, और छोटे छोटे रेसिडुअल हिल्स हैं, जिन रेसिडुअल हिल्स को उन्होंने क्या कहा, मोनाड नॉक्स कहा। ये थी इनकी ओल्ड स्टेज। अब हम लोग इसको एवेल्युएट करते हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो ये डेविस का मॉडल है, क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्या सिंपल है और एप्लीकेबल है, बहुत ही आसान मॉडल है। इन्होंने आसानी से समझाया कि लैंडफॉर्म का एवोल्यूशन किस तरीके से होता है। साथ ही में इनका जो भी ऑब्जर्वेशन था, ये केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन था, मतलब वो फील्ड में उन्होंने विजिट किया और समझा कि हाँ, जो लैंडफॉर्म है उनमें चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। साथ ही में उन्होंने अपने सिद्धांत में जो उस समय के जो करंट जो जियोलॉजिकल थॉट्स थे, जो आइडियाज थे, जैसे बेस लेवल और ग्रेडेड रिवर्स, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी उन्होंने क्या किया, अपने मॉडल में सम्मिलित किया।
तो उन्होंने कहा क्या जो उनका मॉडल था वो क्या था, कैपेबल था किसका, प्रेडिक्शन का और हिस्टोरिकल इंटरेक्शन का। आप कहीं पे भी खड़े होकर ये बता सकते हैं कि आने वाले समय का जो लैंडफॉर्म है वो कैसा होगा, या किसी भी जगह इनके मॉडल में आप खड़े होकर ये बता सकते हैं कि पास्ट में ये जो लैंडफॉर्म है ये कैसा रहा होगा। यानी जो इनका मॉडल है वो इतना अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लेन इलाकों में है जो कि ओल्ड अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि पुराने समय का जो लैंडफॉर्म है यहाँ पे कैसा रहा होगा, या आने वाले समय में जो लैंडफॉर्म है वो किस तरीके से बदलेगा। तो इनका जो मॉडल है उसमें आप हिस्ट्री का भी बता सकते हैं और आने वाले समय में क्या चेंजेस होने वाला है वो भी आप बता सकते हैं। इनके नेगेटिव एस्पेक्ट, इनके कई नेगेटिव एस्पेक्ट थे मॉडल के। जैसे उन्होंने बताया था कि रैपिड अपलिफ्टमेंट, कि एकदम से जो लैंडफॉर्म है वो क्या होगा, अपलिफ्ट होगा। तो रैपिड अपलिफ्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आज एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स में हम बिल्कुल नहीं मानते कि लैंडफॉर्म क्या है वो रैपिडली अपलिफ्ट करते हैं। हम मानते हैं कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, धीरे धीरे अपलिफ्ट करते हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि जब अपलिफ्टमेंट खत्म हो जाता है तब इरोजन शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो अपर्दन है वो इंतजार तो करेगा नहीं कि जो कॉन्टिनेंट है वो अपलिफ्ट होके खत्म हो जाए तो फिर मैं अपर्दन करना शुरू करता हूँ। इरोजन वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही जो लैंडफॉर्म है वो समुद्र से बाहर आएगा। तो अपलिफ्टमेंट और लैंडफॉर्म साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अपलिफ्टमेंट खत्म हो और उसके बाद लैंडफॉर्म का जो इरोजन है वो शुरू हो। तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी गलत है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जब वो फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो या जो साइकिल जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो क्रस्ट है ज़मीन की वो लंबे समय से स्टेबल हो जाती है, लंबे समय तक के लिए क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन आज हमारा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि साइकिल खत्म होने के बाद जो हमारा जो लैंडफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कर रही है, लगातार काम कर रही है और उसमें मेजर जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस को वो करने में सक्षम है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रिस्टल स्टेबिलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइकिल इज नॉट पॉसिबल। साथ ही में बहुत सारे ज्योग्राफर मानते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जब ट्रायो की बात की, जो टाइम है उसमें टाइम को क्या कर दिया, उन्होंने ओवर एम्फसाइज किया, उन्होंने टाइम को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो ये था आपका डेविस का मॉडल, और अगर अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।